कल हमारी डिविडेंड की फर्स्ट क्लास थी और हमने उसके अंदर में सेक्शन 123 एंड इंट्रोडक्शन, और वो भी पूरा 123 नहीं देखा था, उसके कुछ पार्ट्स देखे थे। 2 पार्ट आज भी बाकी है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे, बट उसके पहले हमने जो पढ़ा है उसका हम एक फुल रिविजन लेने वाले हैं। वी स्टार्टेड विद द चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और आपको रियलाइज हुआ कि रेकमेंड करना और डिक्लेयर करना भी 2 अलग शब्द होते हैं, और हर शब्द का अपना बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है यहाँ पर। तो हमने इस चैप्टर का नाम रखा डिविडेंड। इसमें कितने सेक्शंस है? 123 से 127 तक। वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 क्लॉज 35 के अंदर क्या बताया हुआ है? डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में तो इंटरिम डिविडेंड भी आता है, मतलब एजीएम पर डिक्लेयर किया तो कौन सा डिविडेंड होता है? फाइनल। और अगर 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया तो कैसा डिविडेंड होता है? इंटरिम। सो ये पूरा चैप्टर सिर्फ एजीएम वाले डिविडेंड को लगता है कि किसी भी डिविडेंड को लगता है? किसी भी डिविडेंड को लगता है। 2 प्रकार के डिविडेंड, इंटरिम और फाइनल। फाइनल जो है वो एजीएम पर दिया जाता है, इसलिए इसके 2 स्टेप्स होते हैं। एजीएम से पहले इसे रेकमेंड किया जाता है। रेकमेंड करने का काम किसका था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। आज बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छुट्टी पर है मेरे, बिना बताए। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया रहता है, एंड देन दे आर डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। ये लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। 2 स्टेप के बाद आपका फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। डिक्लेरेशन की डेट क्या होती है? एजीएम की डेट। डिक्लेरेशन की डेट कौन सी होती है? एजीएम की डेट। और इंटरिम डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में दिया जाता है। बोर्ड डिक्लेयर करता है, लेकिन आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए। और एक बार जो मैंने अनाउंस कर दिया, फाइनल डिविडेंड रिवोक नहीं होता, लेकिन इंटरिम डिविडेंड। और उसका लॉजिक सोचो, क्यों इंटरिम डिविडेंड रिवोक हो पा रहा है? क्योंकि वो शेयर होल्डर्स से कभी पूछ के दिया ही नहीं था, वो तो बोर्ड ने अपने आप ही दे दिया था। तो अगले एजीएम पर बोर्ड चाहे तो उसको रिवोक कर सकते, शेयर होल्डर्स चाहे तो रिवोक कर सकते हैं। रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ। बच्चों, जो अमाउंट हमने डिक्लेयर किया है वो अमाउंट हम रिड्यूस करवा सकते हैं। क्या हम उसको इंक्रीज करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। वी कैन नॉट इंक्रीज इट, वी कैन रिड्यूस इट। ज्यादा मांगतापना करना नहीं है और मांगना नहीं है, कम करवाना है, कम करवा सकते हो। फिर अपन ने सेक्शन 123 स्टार्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मुझे 3 सोर्सेज बता दीजिए जहां से डिविडेंड अनाउंस होती है। करेंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, सीजीएसजी की गारंटी। लेकिन इस गारंटी में से और इस अमाउंट में से आपको हमेशा डिविडेंड में से क्या माइनस करना है? डेप्री। क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया था, बाकी सारे खर्चे कैश में होते हैं। डेप्रीसिएशन एक ऐसी चीज है जो पीएनएल में बस नोट मरती है, पीएनएल के अंदर में सिर्फ एंट्री डलती है, कैश तो गया नहीं। क्या पता कोई पकड़ के उसको बांट दे, तो इसलिए अलग से माइनस करना जरूरी है। और किन किन जगहों से हम बिल्कुल कभी डिविडेंड नहीं दे सकते, वो थोड़े से सोर्सेज एक बार सोचो। सबसे पहले दे रखा है प्लीज अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन और कैपिटल प्रॉफिट। ख्याली पुलाव और वैसे खर्चे जो हर साल नहीं मिलने वाले, या जो प्रॉफिट अब तक हुआ नहीं है, उसको बांट कर क्या फायदा? देखो, ये प्रॉफिट तो हर साल होगा नहीं, और ये तो अब तक हुए नहीं, तो इनको क्यों बांटना? पहले हो जान दो, फिर बांट लो। रिजर्व्स में कितना % ट्रांसफर करना है? बोलो। मेरी मर्जी। कीवर्ड क्या याद कराया था? डिस्क्रिशन। क्या था कीवर्ड? डिस्क्रिशन। सच परसेंटेज एज कंपनी में डीम फिट, मतलब 0 पण चाले। 0 भी होगा तो भी हमको दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों, हमने देखा था किसको किसको बिल्कुल डिविडेंड नहीं अनाउंस करना चाहिए। एक था चैरिटी कंपनी सेक्शन 8, और दूसरा था 73 74 डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट। बाहर वालों से तुमसे चुकाया नहीं जा रहा है, घर वालों को तुम लोग को मिठाइयां बांटनी है, ये नहीं चलेगा। ओके, अब हम लोग ने सेपरेट अकाउंट, इंटरिम, ये सब बाकी रखा था। टू होम भी बाकी था, हाउ भी बाकी था, बट हमने बीच का ये वाला पार्ट कर लिया था, रूल 3। मैंने आपको बताया था 100% गवर्नमेंट कंपनी को रूल 3 नहीं लगता, क्योंकि रूल 3 किस बारे में? कि अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए या तो पैसे नहीं है या फिर कम है, या तो नहीं है या फिर कम है। सो इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स यानी घाटा, या तो घाटा लगा है या प्रॉफिट कम है। मतलब मुझे देना 70 लाख है, मेरे पास सिर्फ 30 लाख है,
इस साल के प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कम पड़ गए। जब जब आपको पुश्तैनी तिजोरी हाथ लगानी पड़ेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड खजाने में से डिविडेंड देना पड़ेगा, तब तब आपको कंजर्वेटिज्म अपनाना पड़ेगा। यानी हम लोग एक लिमिट लगा देंगे जिसके बियॉन्ड हम किसी को निकालने नहीं दे सकते हैं डिविडेंड का पैसा। आपको डिविडेंड देना है अक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व्स में से, पिछले सालों में से। तो बेटा 3 शर्तें लगती है। कितनी? 3 में से भी सबसे लोवेस्ट वाली ही अपन अनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पिछले 3 सालों के डिविडेंड का एवरेज। दूसरी कंडीशन क्या थी? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स को जोड़ो, उसका 10% लो, मगर उसमें से पहले करंट ईयर का लॉस माइनस करना है। और बेटा इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी प्लीज उसको थर्ड कंडीशन में डाल के चेक कर लेना बस। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? पहले पेड अप कैपिटल का 15% लो तो कितना होता है, फिर फ्री रिजर्व्स में से ये दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर है वो माइनस करके देखो कि कम से कम फ्री रिजर्व्स में इतना पैसा बच तो रहा है ना, कम से कम फ्री रिजर्व्स में इतना पैसा बच तो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कल बतानी रह गई थी, वो अभी डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट कंडीशन कभी कभी लगती ही नहीं है। मान लीजिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 मैंने 0 डिविडेंड दिया, अब मेरे को 4th ईयर में देने का मन हो रहा है डिविडेंड, तो आप तो कह देंगे आज तक 0 दिया है, 0 को एवरेज आउट कर लो, लोवेस्ट ऑफ द 3 मिल गया, आज जीवन फिर तो हम डिविडेंड ही नहीं दे पाएंगे। तो अगर तीनों सालों में 0 है, आई एम नॉट सेइंग 1 ईयर, आई एम सेइंग 3 सालों में 0 है, तो ये कंडीशन 0 हो जाएगी। मैम अगर कंपनी को बन के 3 साल हुए नहीं, 2 हुए, तो 2 के साथ कंडीशन लगा, ठीक है। मैम कंपनी ने 2 साल नहीं दिया था, 1 साल दिया था, तब एवरेज आउट करना है 0 + 0 + 1 साल का डिविडेंड डिवाइड बाई 3, क्योंकि किसी साल तुम 0 भी दिए हो ना और तुम्हारे शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, तो इस साल भी 0 देने में क्या दिक्कत है? हीरो क्यों बनना है, लॉस हो रहा है तो? क्या ये बात सबको समझ में आई? नाउ दिस इज हाउ मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर। अब हम लोग 123 को पहले कंप्लीट करते हैं। 123 को कंप्लीट करके उसकी मार्किंग करके फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जंप मारेंगे, डायरेक्ट लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। देखो सोर्स हमने कर लिया था, रिजर्व हमने कर लिया था, रूल 3 हमने कर लिया था, प्रोहिबिशन हमने कर लिया था। अब बारी है किसको देने का डिविडेंड और कितना देने का। प्लीज लुक हियर ऑन द स्क्रीन, किसको देने का, कैसे देने का, कितना देने का। देखो कितना देना है वो तो बोर्ड का चॉइस है, किसको देना है मैं बता सकती हूँ कि कंपनी के पास रजिस्टर्ड शेयर होल्डर में जिसका नाम है उसी को हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है क्या? एक्चुअली तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आज की लाइव दुनिया में देखते हो सबके फोन पे एप्लीकेशंस होते हैं और ऐसा क्लिक ऑफ अ बटन से शेयर बिक जाता है, हाँ कि ना? डीमैट का कॉन्सेप्ट आ गया है, फिजिकल शेयर्स नहीं है जिनको बेचने में 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगे, 1 महीना में ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर इमीडिएटली होता है। कभी आपको ये ख्याल नहीं आता मैम फिर कंपनी बैठ के क्या पूरे दिन यही करती रहती है, आज के दिन में मेरे नए मेहमान कौन है, आज मेरा मालिक कौन बना, कौन हट गया, किसने कितने शेयर्स बेच दिए? बच्चों कंपनी को और भी काम होते हैं। कंपनी अगर यही सब करने लग गई कि मेरे शेयर होल्डर्स कौन है आज के दिन में, तो कंपनी का काम कौन करेगा? हमने बकायदा इंडिया के अंदर में 2 ऐसी इंस्टीट्यूशन सेट करी है जिसका सिर्फ यही काम है देखने का। इनको हम कहते हैं डिपॉजिटरीज। क्या कहते हैं? डीमैट की पूरी प्रोसीजर देखने लिखने का इनका मेन काम ही वही है। NSDL, CDSL इनके काम है ये। तो बच्चों कोई कंपनी मेंटेन नहीं करती है कि उसके शेयर होल्डर्स कौन है, एक्चुअली ये डिपॉजिटरीज मेंटेन करती है। कंपनी की तो बुक में सिर्फ ये लिखा होगा मेरा मेंबर कौन है, NSDL। अब NSDL जाने कि उसने किसको 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 बेनिफिशियल शेयर होल्डर बनाए, ये सारी बातें आपको आने वाली है, शेयर कैपिटल चैप्टर में आ जाएगी, मैनेजमेंट चैप्टर में आ जाएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया ताकि आप सही चीज समझो। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उसके ऑर्डर या उसके बैंकर को ही डिविडेंड मिलेगा। तो जब डिविडेंड अनाउंस करना होगा ना, उस टाइम पे कंपनी मंगा लेगी NSDL से कि मेरी आज की लेटेस्ट लिस्ट भेजना, आज कौन मेंबर्स है।
और उसके बाद लोग शेयर चाहे बेच दे, लेकिन जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से ही पेमेंट होगा। 17 तारीख को डिविडेंड देने का है, सपोज उससे 20 दिन पहले लिस्ट आई, उस दिन जो मेंबर है उसी को पैसे चाहेंगे, भले ही उसने फिर बाद में शेयर बेच दिए तो भी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसको किसको डिविडेंड दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। पर मैम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो है वो कांदीवली के किसी कोने में कहीं जाके रहता है, उसके घर पे यार 40 पैसे पहुंचाने के लिए हम जाएं, उससे महंगा तो हमको भाड़ा पड़ जाएगा। तो क्या इससे बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन मार दें उसके बैंक अकाउंट में पैसा? इसलिए नीचे थर्ड पॉइंट लिखा है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बैंकर को दोगे तो भी चलेगा। बट कभी कभी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोलता है नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है और इसके लिए हमको और पैसों का जरूरत नहीं है, आप हमें मत दो, हम नाम बताते हैं, आप उसके अकाउंट में डाल दो। तो मान लीजिए कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने अपनी कजिन का नाम बता दिया, उस कजिन के अकाउंट में भी कंपनी पैसा डलवा सकती है। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, उसके ऑर्डर या उसके बैंकर, किसी को भी पैसा देना है। अब पैसा देते कैसे हैं? या तो घर पे कैश लेके पहुंच जाओ, जो कोई नहीं करेगा आज के टाइम पे। बताओ, इनकी रहीसी देख रहे हो, बोले चेक लिख दो, 40 पैसे का चेक, वेरी नाइस, एक ऑप्शन वो भी है। या फिर पहले के जमाने में मिलता था कूपन जैसा शेयर वारंट। वारंट क्या होगा बेटा, एक कागज का टुकड़ा मैंने तुझे दिया, अब कल आना, हाँ जा जा, अभी मैंने तेरे को वारंट देके घर भेज दिया, अब तुम जब कंपनी में ये वारंट लेकर लाइन में लगोगे तो कंपनी विल डिस्पैच यू कैश फॉर द सेम। सो वारंट का मतलब है कि तुम्हारे पास में अगर वो कागज का टुकड़ा है तो यू कैन कम एनी टाइम एंड गेट योर डिविडेंड फ्रॉम मी, ओके, इन कैश, द 40 पैसा थिंग फ्रॉम मी वेन एवर यू ब्रिंग द वारंट टू माई ऑफिस। तो क्या क्या सोर्सेस है पेमेंट के, फटाफट बता दो जरा। कैश, चेक, वारंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ई मोड। नो दिस इज द थिंग दैट बैंक्स रियली यूज। और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर बताऊं, क्योंकि किताबों में जो जो दिया है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्चुअली फ्री नहीं होती है यार, दे नीड टू वर्क। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जिसके पास लाखों लोगों का अकाउंट हो और वो दिन के लाखों ट्रांजैक्शंस करती हो और उसको प्रॉब्लम नहीं होती हो? बैंक्स। कंपनीज अपना ये लेन देन, डिविडेंड बांटना सब कुछ बैंक्स की ब्रांचेस के थ्रू कराती है। ऐसी बैंक को लिंक ब्रांच बैंक बोलते हैं। कोई कंपनी, कोई ब्रांच, कोई बड़ी बैंक की ब्रांच होती है जिसका काम ही एजेंसी वाला होता है कि मैं सबके घर पे डिविडेंड बांटूं, और वो टिक लगाती है किसके किसके अकाउंट में गया। हमको ये सब कुछ नहीं है प्रैक्टिकली किताब के अंदर। किताब में तो हमको बस इतना बोल दिया, कैश दे दो, चेक दे दो, वारंट दे दो, वरना इलेक्ट्रॉनिक मोड में घर पे पैसा पहुंचा देना। किसको पहुंचाना है फटाफट बताओ? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ऑर्डर, बैंकर। क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके। नाउ निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी हमने किटी पार्टी कंपनी से कंपेयर किया उसको। किटी पार्टी जो मम्मी की रहती हैं, सेविंग्स जो पैदा करती हैं, चिट फंड कंपनीज की तरह वर्क करती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप बचपन में पढ़ते थे, इसमें क्या होता है, कई सारे मेंबर्स होते हैं, वो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं एंड जब जिसको लोन की जरूरत होती है उसको लोन देते हैं, और ये बैंक से कम ब्याज लूटते हैं। तो हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है निधि कंपनी। पर निधि कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ही छोटे होते हैं और उन्होंने पैसा भी बहुत ही कम लगाया रहता है। निधि कंपनी के केस में बोल रहे हैं इतना, अगर मैं नॉर्मल कंपनी इसका 3-4 रुपए का डिविडेंड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो निधि कंपनी का तो वो और ही कम हो जाएगा। तो निधि कंपनी में इनका ये कहना है, एनी डिविडेंड पेबल इन कैश, जरूरत ही नहीं है कि आप उसको कैश में दो, खाते चलते हैं ना वहां तो मेंबर्स के, हर किसी का खाता चलता है, आप मेंबर का खाता क्रेडिट कर दो 30 दिन के अंदर, अगर वो लेने नहीं आए तो बस नाम के आगे लिख दो कि इसका इतना डिविडेंड बाकी है, प्लस इतना देना उसको बाकी है, माइनस, ऐसा कर दो। जस्ट क्रेडिट इट टू हिज डैम मेंबर अकाउंट। जरूरी नहीं है उसको देना कैश में, कितना तो भी अमाउंट होगा, और नहीं आया लेने 30 दिन के अंदर में तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना, खत्म। क्लियर है? अब इसका एक सवाल देखते हैं अपन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड, इन्होंने 12% का डिविडेंड अनाउंस किया। एजीएम पे 25 तारीख को अप्रूव हुआ। कब अप्रूव हुआ?
यानी 25 को क्या हुआ होगा, एजीएम, और एजीएम को डिक्लेयर हुआ है ये डिविडेंड। मिस्टर नितिन झा के पास 1000 इक्विटी शेयर्स थे, कब थे, डेट देखो मुझे बताओ, मार्च में किसके पास थे, डज इट मैटर, एजीएम कब हुई, 25 जून, तो 25 जून को जो रजिस्टर्ड होगा डिविडेंड तो उसी को मिलेगा। अब भाई देखो इन्होंने ट्रांसफर अप्रैल में ही कर दिया था, अप्रैल के बाद आता है मई और उसके बाद आता है जून, किसको ट्रांसफर कर दिया था, मिस्टर राज को। तो बताओ यार कि डिविडेंड किसको मिलेगा, नितिन झा को मिलेगा कि राज को मिलेगा, राज को मिलेगा। इस चीज के लिए इन्होंने सवाल बना दिया, पूछो। लेकिन इसमें भी फुल मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे। फनी बात तो ये है कि इनने ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो तुम क्या लिखो, लो कर लो बात, राज को मिलेंगे और क्या, फुल स्टॉप। आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे आंसर लिखेंगे, चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ना। बेटा क्या नाम है आपका, कनव। कनव एक बार बता कि तू ये अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू राइट। अगर याद रहा तो सेक्शन नंबर जरूर डालेंगे, ओके। बोल के बता मुझे आंसर। बता दूंगा ही तो बताने बोल रही हूं। जस्ट ट्राई टू फ्रेम एन आंसर, यू आर राइटिंग एन आंसर। समझाओगे नहीं, समझाओ, गिव मी द आंसर, जस्ट ट्राई एंड स्पीक द आंसर, जो लिखेगा वो बोल के बता। पेन पेपर से ही लिख पाते, ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है, तो इसको पकड़ लिया मैंने, ये प्रॉब्लम सबकी है। हमें लगता है कितना इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एंड थिंकिंग कि क्या लिखना है, ऐसे कर दूंगा या ऐसे कर दूंगी लगता है, होता नहीं है। अभी 1 मिनट पहले आप हंस रहे थे, कितना इजी आंसर है, समझ आया। आप ट्राई करो बेटा। रेलेवेंट प्रोविजन में हम लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं बोलना है, जस्ट टेल मी द आंसर। वेरी गुड, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि बिकॉज मिस्टर नितिन झा वॉज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ही विल बी गिवन द मनी, यू हैव टू राइट ऑल 3, और बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स में लिखना है। एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a dividend announced or declared shall be paid to number 1 registered shareholder, number 2 to his order, number 3 to his banker। मैम इस क्वेश्चन में तो ऑर्डर या बैंकर की बात ही नहीं की थी, इसीलिए हमारा अंडरलाइन सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर पर होगा। लेकिन आप कभी भी प्रोविजंस में वो रेलेवेंट प्रोविजन तो यही लिखोगे। फिर आप बताओगे कि भाई फैक्ट्स ऑफ द केस, नितिन झा ने मार्च में 31 मार्च को या अप्रैल में शेयर्स बेच दिए मिस्टर राज को। so Mr. Nitin Jha sold the shares to Mr. Raj in April. However, AGM was held on 25th June, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास डेट है तो हम वो भी लिख सकते हैं। अब आएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, उसमें आप बताओगे हियर the registered shareholder as on the date of declaration of dividend, that is 25th June, was Mr. Raj. Therefore, Mr. Nitin Jha will not get the dividend and Mr. Raj will get the dividend. Full stop. इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। अब जब अपन इनका आंसर ऐसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अपन को बिल्कुल नहीं फीलिंग आ रही है कि इस तरीके से लिखा जाएगा, और यही डिफरेंस है बेटा। हम 19 या 20 क्वेश्चन करेंगे डिविडेंड चैप्टर के, बट सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ तो इग्नोर करेंगे, उसके अलावा इंटर में आप देखोगे ज्यादातर करके आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। सो हर आंसर में 3 पार्ट करेंगे, रेलेवेंट प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन। फैक्ट्स में आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन को समराइज करना होता है 2 लाइन में, इतना टैलेंट आप खुद लाओ कि कोई चीज है उसको समराइज कैसे करते हैं। रेलेवेंट प्रोविजन और कंक्लूजन पूरे चैप्टर के मैं आपको सिखाऊंगी। अब बेटा इजी हुआ, थोड़ा सा समझ आया हाउ टू फ्लो एक आंसर का, आपको खुद को फ्लो कैसे बनाना है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ओरली अपन ऐसा आंसर बोल दें,
एंड इट इज इवन मोर डिफिकल्ट जब पेन पेपर दिया जाता है. ओरली बोलने में तो अपन फिर भी 3 बार सोच के गलत करके ओके कर सकते हैं, लिखने में फिर वो बार बार काटना पड़ता है. तो जिन लोगों को लगता है ना कि जब एग्जाम में आएगा मैं कर लूंगा, उन लोगों को लेसन सीख लेना चाहिए अपना आज ही, बिकॉज अब तक तो मैंने होमवर्क देना स्टार्ट नहीं किया है. राइटिंग प्रैक्टिस इन लॉ इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड आई विल नेवर गिव मोर देन 5 क्वेश्चंस इन राइटिंग अ डे, but you will not even do that much, and if you don't do, then this is how you will be stuck in exam. क्लास में अटकने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहां तो आपका पेपर किसके पास चेक होने जाने वाला है आपको ये भी नहीं पता है. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आंसर आया, क्लैरिटी है? ओके डन, आगे बढ़ते हैं. किसको देना है, कैसे देना है, ये भी बात हो गई. अब बात आती है सेपरेट अकाउंट की. सरकार को इंडिया की कंपनीज पर कतई विश्वास नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है. बोले ये ऐसी हैं कि कल के दिन एजीएम पर डिविडेंड बांटेंगी, परसों के दिन वो पैसा लेके डायरेक्टर्स अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कंपनी का दिवालिया घोषित कर देंगे, हम क्या करेंगे? या फिर उस पैसे को कहीं और यूज कर लेंगे. तो मतलब एजीएम पर एक बार अनाउंस हो गया डिविडेंड, तो सरकार को विश्वास नहीं है कि कंपनीज वो डिविडेंड जो है वो ढंग तरीके से शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएगी. नाउ मैं आपको एक राज की बात बता देती हूँ जो हम आगे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में पे होना चाहिए. कब होना चाहिए ऐसा मैं अभी आपको अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगी, पर अभी से बता के चल रही हूँ कि 30 दिन में पे हो जाना चाहिए. अब एक महीने में किसने क्या देखा, कंपनी की क्या हालत हो जाएगी. इसलिए सरकार की तरफ से इनके लिए जो नियम आया है जरा देखिए, उस अमाउंट को उठाकर एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट के अंदर डाल देना है. कहां डाल देना है? व्हाट इज अ शेड्यूल्ड बैंक? कभी आपने सोचा शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? सुना होगा काफी बार, बट व्हाट इज अ शेड्यूल्ड बैंक? बैंक सुने, बैंक पता है, व्हाट इज शेड्यूल्ड? बहुत सिंपल. हाँ बोल बेटा. परफेक्ट. आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड कैसे होते हैं? सारी बैंक्स को ही लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, वैसे नहीं. आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके पीछे कुछ टेबल्स अटैच्ड है, तो शेड्यूल बोलते हैं एक टेबल को. उस शेड्यूल में जिस जिस बैंक का नाम है वो शेड्यूल्ड बैंक हो गई आरबीआई की. तो जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक्स है वो उन पे विश्वास है आरबीआई को. उन्हीं बैंक्स के अंदर आपको एक खाता खुलवाना है, वो भी 5 दिन के अंदर अंदर. रातों रात पैसा डालने नहीं बोलेंगे, अकाउंट भी तो खुलेगा, टाइम भी तो लगेगा, पैसा भी तो इकट्ठा करेंगे, डालेंगे. 5 days इज ओके. 5 दिन गिनने कहां से? क्या इन्होंने एजीएम लिखा है यहाँ पे? तुम्हें कैसे पता चला एजीएम है? डिक्लेरेशन. गॉट इट? कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. आपने 123 के फर्स्ट हाफ में पढ़ा था कि एजीएम पे शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, वहां से आपने डिक्लेरेशन पकड़ा, डिक्लेरेशन से आपने एजीएम समझा, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मतलब एजीएम से 5 दिन के अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन से 5 दिन नहीं, एजीएम से 5 दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट में डालना है. और सेपरेट अकाउंट में डाल के उसका जीवन में केवल एक ही पर्पस हो सकता है, डिविडेंड देना. उसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करना नहीं. अब देखो गवर्नमेंट को तुम पे विश्वास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को खुद पे तो बहुत विश्वास है. सो इस सेक्शन में भी 100% गवर्नमेंट कंपनी ने खुद को एग्जाम कर लिया. बोले मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो मेरा पैसा अनाउंस करके दे ही दूंगी, और नहीं भी दूंगी तो नुकसान किसको होगा? खुद मुझे. क्योंकि 100% गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर कौन है? खुद गवर्नमेंट है. तो उसको क्यों सेपरेट अकाउंट में रखना है? नहीं नहीं, मैं खुद की नजर से बचाने के लिए अलग अकाउंट में रख के बाद में खुद ही को दे दूं. कैसा पागलपन है ये. इसीलिए 100% गवर्नमेंट कंपनी ने खुद को एग्जाम कर लिया. इधर भी कर लिया, रूल 3 में भी कर लिया था. 100% गवर्नमेंट कंपनी को ये प्रोविजंस नहीं लगते. एग्जाम्पल बेटा कुछ नहीं है, 24 सितंबर को एजीएम दिख रही है तो 29 सितंबर तक डाल देना है अपन को. 24 को तो काउंट नहीं करोगे, 25, 26, 27, 28, 29. हमेशा फर्स्ट डे अवॉइड होता है, लास्ट डे इंक्लूड होता है. ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट ने कहा है, आपको पता चलेगा बाद में. हमेशा पहली तारीख कटती है और आखिरी तारीख इंक्लूड होती है. गॉट इट? 5 days ऐसा मत कर लेना 24 को भी गिन लिया, 24, 25, 26, 27, 28 ही आ रहा है मैम मेरा, तो नहीं.
24 काउंट नहीं होता, अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है। बोलो डन है ये? कितने दिन में सेपरेट शेड्यूल्ड अकाउंट में डालना है वो तो हमें समझ आ गया, उसके बाद कितने दिन में उनके घर पहुंचाना है ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी। बट उसके पहले कमिंग ऑन टू द लास्ट प्रोविजन, जिसके बाद हमारा 123 खत्म हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ? एक्चुअली 2 एजीएम के बीच में देने का लॉजिक क्या है कि एजीएम पे दिया तो फाइनल हो जाएगा ना। अगर एजीएम पे डिविडेंड अनाउंस किया तो उसको तो फाइनल डिविडेंड बोलेंगे, तो एजीएम के अलावा कभी भी अनाउंस किया तो वो क्या है? इंटरिम। पर कंपनीज पागल है क्या, ऐसे रास्ते चलते पैसा उड़ा देगी, ले रख खुश ऐश कर? नहीं। कंपनीज क्यों इंटरिम डिविडेंड देती है, आओ उसका लॉजिक समझते हैं। सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार नहीं बनाती बल्कि काफी बार बनाती है। काफी बार मतलब कितनी बार बनाती है? क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर क्वार्टरली बनाती है, इसीलिए 4 बार बन जाते हैं। अब ये क्वार्टर्स कैसे गिनते हैं बेटा? आपका सबसे पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसमें से किसी एक क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट्स होने पर जेनरली इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है कि भाई ये देख लो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं एंड इसकी खुशी में हम लोग तुमको डिविडेंड देना चाहते हैं। लेकिन ये बच्चों बहुत बड़ा मिथ भी हो सकता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया ना कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे इसलिए इंटरिम दिया है। ये जेनेरिक सोच है दुनिया की। जैसे अगर सपोज कोई दिवाली पार्टी होस्ट कर रहा है अपने घर पे, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में क्या कहेंगे? देखा ऐसे हो, बहुत पैसा होगा मैम, ये सब चोंचले तो पैसे वाले लोगों के ही होते हैं, हम तो केवल इंस्टाग्राम पे ही देख रहे होते हैं। शादी से भारी कपड़े पहनकर पता नहीं चमकते धमकते जा रहे लोगों के घर पे पार्टी करने के लिए, तो आपने अज्यूम कर लिया कि उनके पास पैसा है। सिमिलरली अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी का प्रोफाइल चेक करेंगे जिसकी बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल्स हुई है, व्हाट डज इट से अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटस? वेरी रिच, ओके, इट्स अ मिथ। And do you know, when someone is very famous, very rich, in order to keep up that status, they have to keep doing these things. Especially more जब उनकी financial status खराब होती है, क्योंकि ये status symbol है। कंपनीज भी एग्जैक्टली सेम ऐसा करने की कोशिश करती है। उसको लगता है आधे से ज्यादा तो मेरे शेयर होल्डर्स गंवा रहे। सही बात है, पढ़ते नहीं है फाइनेंशियल्स, पड़ोसी ने बोला ये शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया, पता भी नहीं है कंपनी काम क्या करती है। तो उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनी क्या करेगी? बोनस अनाउंस कर देगी, डिविडेंड अनाउंस कर देगी, स्पेशली तब जब उसकी हालत खराब है। क्या कंपनीज एक्ट ने रोका कंपनीज को डिविडेंड अनाउंस करने से लॉस में? नहीं, लिमिट लगाई, लेकिन रोका क्या? अब तुम्हें जैसे ही मैसेज आया कि भाई ये सो एंड सो फलाना ढिमका कंपनी इज अनाउंसिंग अ डिविडेंड, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ गई, भले ही 40 पैसे। बात पैसे की नहीं, बात क्या है? मेरा स्टॉक अच्छा कर रहा होगा जरूर, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड दे। डोंट यू थिंक ये छलावा है? ये चाल है कंपनी की। कंपनी जानबूझ के 20 साल में लॉस मेकिंग के टाइम पे उसी क्वार्टर में इंटरिम अनाउंस कर रही है ताकि जनता थोड़ी कूल डाउन हो जाए। जिन लोगों को नहीं पता है, कम से कम उनको पता तो ना लगे। डिविडेंड 0 होगा तो क्या लोगों को शक होगा, लाओ देखो कंपनी परफॉर्म कैसे कर, लॉस हो रहा है। आधे लोग जो नॉर्मली देख नहीं रहे थे वो देखने लगेंगे। उनको रोकने के लिए भी कितनी बार इंटरिम डिविडेंड 20 साल में अनाउंस हो जाता है। तो नॉर्मल रूल ये है कि भाई ऐसी फीलिंग हो तब इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होता है, नॉर्मल रूल। लेकिन ये धोखा भी हो सकता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने रोक लगा दी है कि कितना मैक्सिमम इंटरिम डिविडेंड आप दे सकते हो इफ आपको घाटा लगे तो। और इतनी बढ़िया स्टेटमेंट यूज करिए कि जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर में, यानी अगर आप जनवरी में अनाउंस कर रहे हो तो दिसंबर एंड वाले क्वार्टर में क्या हुआ है? आपको घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, और जस्ट आप जनवरी में डिविडेंड दे रहे हो तो हमको पता है क्यों दे रहे हो। ये जो आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इमेज का, हम आपको ज्यादा करने ही नहीं देंगे। तो कंपनी खुद को डिफेंड करने के लिए क्या बोलेगी? क्या सर मस्ती मत करो, हम लोग तो डिविडेंड क्यों दे रहे? क्योंकि हम लोग क्या प्रथा चली आई है, हम लोग तो देते ही हैं हर साल।
अच्छा हर साल देते हो, एक काम करो पिछले 3 सालों का एवरेज कर लो, उतना ही मैक्सिमम दे पाओगे। बाकी दोनों कंडीशन भी नहीं दी यहाँ पे, सिर्फ एक कंडीशन, जो रूल 3 की 3 थी ना, उसमें से बस फर्स्ट कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि इंटरिम डिविडेंड मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है लॉस के केस में, एवरेज ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इंटरिम नहीं, टोटल फाइनल डिविडेंड एवरेज ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का जितना है उतना ही दे सकते हो आप। अब मैं आपको ये पूरा पढ़ा देती हूँ। बोर्ड डिक्लेयर कर देता है, बेटा मैम आपने तो कहा था ईजीएम पे डिक्लेयर होता है, यहाँ पे बोर्ड के साथ डिक्लेयर वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि इंटरिम में एजीएम होती ही नहीं है, इंटरिम में एजीएम है ही नहीं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम, भाई साल खत्म होने के बाद से लेकर एजीएम तक, या साल के बीच में भी कभी भी, 2 एजीएम के बीच में भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन जब भी दोगे अगले एजीएम पर ओके करवाओगे शेयर होल्डर्स से। आपको याद है शेयर होल्डर्स अगले एजीएम पे ओके भी बोल सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। रिवोकेशन इंटरिम डिविडेंड का पॉसिबल है। एनी डाउट्स? डन? ओके आगे बढ़ते हैं। कहां से मैं इंटरिम डिविडेंड दूं? ऑफ कोर्स यार देखो, जो कंपनी प्रॉफिट से देती है ना डिविडेंड, उसको तो मैं एकदम बलाई उतार लूं कि बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट से डिविडेंड देती है, किसी को धोखे में नहीं ले रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इंटरिम डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर से भी दे सकते हो, प्रॉफिट ऑफ दैट क्वार्टर से भी दे सकते हो। मैंने बताया ना जानबूझ के लोग इंटरिम क्यों देते हैं, 20 साल में अगर प्रॉफिट हुआ होता है तो उसमें देते हैं। तो अगर प्रॉफिट से दिया है इस क्वार्टर एंड के तो भी बढ़िया है। अब आ जाओ इकलौता पार्ट जो एग्जाम में टेस्ट होता है नीचे वाला, इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब उस क्वार्टर एंड तक आपको लॉस हुआ है जिसपे आप डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो। आप जैन में डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो, दिसंबर एंड तक का क्वार्टर आपका लॉस दिखा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पिछले 3 सालों का एवरेज आउट ही कर सकते हो। रेट ऑफ डिविडेंड इन ईयर 1, रेट ऑफ डिविडेंड इन ईयर 2, रेट ऑफ डिविडेंड इन ईयर 3 डिवाइड बाय 3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ के ना बोलो। बेटा इसके साथ आपका पूरा 123 यहाँ पे क्लोज होता है। प्लीज टेक आउट योर बुक्स, 123 को क्लोज करेंगे। कल मैंने 123 का फर्स्ट हाफ आपको करा दिया था, आज सेकेंड हाफ की बारी है। पेज नंबर 151 पर आइए। कभी भी एग्जाम में आया ये आंसर और अगर आपने इसको एक लाइन में लिखने की हिम्मत करी, मैं काट के 0 दे दूंगी, भले ही एक लाइन में सही लिखा हो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। आपको कितना आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पेपर में दिखा पाते हो बस उससे फर्क पड़ता है। So you have to present it like this: 1 registered holder, 2 to his holder, 3 to his banker. और अगर आप नंबर्स लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एरो बना दीजिए, आप बुलेट डॉट्स बना दीजिए। जस्ट यूज डिफरेंट लाइंस। पेपर बचाओ आंदोलन एग्जाम में नहीं करना है। एकदम फंसा के पैरा पैरा नहीं लिखने। सी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, चेकिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी बोरिंग जॉब, एंड बाय राइटिंग इन बिग पैराग्राफ्स, बाय नॉट अंडरलाइन एनीथिंग, अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं, आप सामने वाले को बोले ओए खुद ढूंढ ले, उसके पास 100 की बंडल है मिनिमम, 100 पेपर्स है आपके जैसे, वो नहीं ढूंढेगा, वो बोले ओए इतने ही दूंगा। आप बाद में किसी को बता नहीं सकते, ये देखो मैंने थर्ड लाइन के अंदर में फोर्थ वर्ड यही लिखा है जो कीवर्ड है, उसको नहीं दिख रहा है तो वो मार्क्स नहीं देगा बेटा। सो डे 1 से आदत रखो। मैं भी तो इसको पैरा में दे सकती थी, तो मैंने पॉइंट्स में क्यों दिया है, ताकि आप ऐसा ही देखो, ऐसा ही सीखो, ऐसा ही लिखो। जैसा देखोगे वैसा सीखोगे, वैसा लिखोगे, वही करना है अपने को। सो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर टू हिज ऑर्डर टू हिज बैंकर। अब परचेजर ऑफ शेयर्स जिसका नाम ही रजिस्टर्ड नहीं है कैन नॉट क्लेम पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भले ही उसने पूरे पैसे दे दिए होंगे, पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक नोट है, आपको बता दिया, नॉट रजिस्टर्ड, not registered cannot claim dividend। भले ही फुल पेमेंट हो गई हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
पहले रजिस्टर करो फिर डिविडेंड क्लेम करो, वेरी सिंपल। अब आ जाइए कैसे दिया जाएगा बच्चों। केवल कैश दिया जा सकता है, फिर चेक दिया जा सकता है, डिविडेंड वारंट, ई मोड। खास बता दूं, काइंड में नहीं चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय काइंड? बोले यार मेरे पास डिविडेंड नहीं, काम करो आप है ना, कच्चा मैंगो बाइट खा लो, मेलेडी ले जाओ, मेलेडी। ये गुस्सा आता है दुकान वालों पे भी, चेंज नहीं रखते। और ये सब हम किसी दिन ऐसे उसी के चेंज इकट्ठा करो और 10-15 रुपए से इतना हो जाओ, ले जाके बोल दो भैया ये रखो आपका चेंज और इसके बदले हमें सामान दे दो, क्योंकि आप भी तो ऐसा ही करते हो। काइंड में डिविडेंड नहीं चलेगा, रोकड़ा मतलब रोकड़ा। गांधी बापू जो ये छे खत्म। अपने को आप बिल्कुल भी काइंड में नहीं देने का डिविडेंड। इवन एक बात ध्यान रखो कि जो अपन बोनस इशू देते, डू यू नो बोनस कैसे देते? डू यू नो? बताओ कैसे देते? एकदम भारी सा शब्द यूज कर दिया मैम, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स को कैपिटल में डाल दिया। मतलब लेजिट एक चीज बोलू, एकदम एकदम घटिया चीज बोलू, बोनस और कुछ नहीं, एक जर्नल एंट्री है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने वाली जर्नल एंट्री। बोनस में कंपनी तेरा ही गिफ्ट, तेरे को ही गिफ्ट ट्रैप करके पकड़ा रही है और हैप्पी बर्थडे बोल रही है, क्योंकि मुझे बात बता, जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है वो तेरा है, कैपिटलाइज हुआ तो भी तेरा है, और उसको नाम और ऐसे दे रही है बोनस, जैसे मैंने कुछ अलग दिया। पागल। मेरे क्लोजेट में से सामान निकाल के गिफ्ट रैप करके मेरे को चिपके बस बोल दिया कि गिफ्ट है। तो बोनस वैसे भी घटिया चीज होती है। बोनस का एज सच कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, उल्टा जो रिजर्व्स में पड़े पैसे थे वो कैश बन के तुम तक आ तो सकते थे, बोनस तो तुम तक आ भी सकता नहीं है, तुम्हें बेचना ही पड़ेगा शेयर। पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिविडेंड की जगह हम बोनस दे रहे हैं? नहीं, बोनस कैनॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की जगह बोनस नहीं दे सकते। डिविडेंड की जगह सिर्फ सिक्के और रोकड़ा पकड़ाना है तो बस उतना ही कर सकते हो। यार निधि कंपनी के दो प्रोविजन है इस चैप्टर में, वो मैं आपको खास करके ध्यान से समझाना चाहती हूँ। एक निधिज यहाँ पे आएगा और एक अभी जस्ट जो अगला सेक्शन पढ़ाऊंगी उसमें आ जाएगा। निधि कंपनी को ये लोग टेस्ट करने लग गए हैं आजकल एग्जाम में, इसलिए छुड़वाती नहीं हूँ। पहले तो कोने का इग्नोर मान के करते थे, अब निधि कंपनी पे टेस्ट करते हैं, इसलिए उसको नहीं छोड़ेंगे। निधि कंपनी में अगर नहीं आया मेंबर लेने 30 दिन के अंदर, तो प्लीज उसको क्रेडिट कर दीजिए टू द अकाउंट ऑफ द मेंबर। 30 दिन कहां से गिनते हैं? सब में डेट ऑफ डिक्लेरेशन से गिनते हैं बच्चों, किसी में भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बिना गिनते ही नहीं है। देन अगली चीज आती है आपकी, अगली चीज है सेपरेट अकाउंट में डालना। क्या बोला है? जो भी अमाउंट है, डिविडेंड बोला मतलब इंटरिम ऑलरेडी आ गया, क्या मुझे ब्रैकेट में अलग से डालने की जरूरत थी? नहीं, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डिविडेंड इंक्लूड्स। अगर इनको कोई सेक्शन सिर्फ फाइनल डिविडेंड पे लगाना होगा तो इनको खास करके बोलना पड़ेगा फाइनल डिविडेंड, क्योंकि अगर ये खाली डिविडेंड बोलेंगे तो 2 क्लॉज 35 दोनों को पकड़ के ले आएगा। समझ आया? ओके, तो सेपरेट अकाउंट में रखना है अपने को शेड्यूल्ड बैंक में। शेड्यूल्ड बैंक मतलब आरबीआई के शेड्यूल में जो रजिस्टर्ड है 5 दिन के अंदर, और सारी डेट्स बेटा डिक्लेरेशन की डेट से गिनी जाती है। और ये भाई साहब तो खुद को छुटकारा दिलाने में एक नंबर, रूल 3 में भी और यहाँ पे भी। बेटा नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी को नहीं छूट मिली है, 100% को मिली है। क्यों नॉर्मल को नहीं मिली है, कोई बताएगा? उसमें मैम बाकी हम लोग भी तो हो सकते हैं ना यार, ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट खुद को पैसा नहीं दे रही है, दैट इज ओके, बट 49% तो नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं उसमें। गुड, लॉजिकल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इंटरिम डिविडेंड, 20 साल में दिया वाला। ये बोर्ड ही डिक्लेयर कर दिया, हालांकि इसको एजीएम पर रेटिफाई जरूर करवाते हैं। मैं तो कहती हूँ एनी टाइम पे डिक्लेयर हो सकता है, इसलिए इसको बिटवीन 2 एजीएम बोला जाता है। कहां से डिक्लेयर कर रही हूं मैं वो बता देती हूँ। पीएनएल, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ क्वार्टर,
प्रीसीडिंग क्वार्टर तक का प्रॉफिट। लेकिन अगर घाटा लगा लॉस में अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, प्रीसीडिंग कहां गया, ये रहा प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन से जस्ट पिछले क्वार्टर में घाटा लगा तो मैक्सिमम कितना अनाउंस कर पाएंगे, एवरेज डिविडेंड ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ये मैक्स हो जाएगा, नॉट हायर देन, मतलब मैक्सिमम उतना डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम उतना ही डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सारे के सारे प्रोविजंस, क्या बताने की जरूरत थी इनको, कि जो डिविडेंड को लगता है वो इंटरिम डिविडेंड को भी लगता है, हमें पता है, बिकॉज 2 क्लॉज सर्टिफाइड डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, लॉ में एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मुटाटिस मुटांडिस। मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है सेम टू सेम, वॉट एवर इज एप्लीकेबल टू अ नॉर्मल फाइनल डिविडेंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड, मुटाटिस मुटांडिस, सेम टू सेम। गॉट इट? ये आपका 123 हो गया। किसी को मुझसे 123 के रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो नाउ इज योर टाइम। यस बेटा बोलो। कौन रिवोक कर पाया था उसको मेंशन कर दिया था हमने डिफरेंस के अंदर में, शेयर होल्डर्स। गॉट इट? चलिए अब 124, 125, 126 सब स्किप कर दीजिए। सब स्किप करके सीधा आइए लास्ट सेक्शन 127 पर। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या एसी क्या करना है, बंद ही कर दूं, घुट जाए, बढ़ा देती हूं मैं। बेटा आप यहां पे चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई रीड, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर, इधर ध्यान, 123 के बाद अगर कोई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ऐसा कहूंगी पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तो 127 ही है। 123 में तो पार्ट पार्ट में टेस्टिंग होती है, 127 तो कहता है कि एक बार जो तुमने डिक्लेयर किया 123 में उसको पे कब करोगे। चैप्टर का नाम क्या है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। पेमेंट का ये सेक्शन है। पेमेंट का ये सेक्शन कहता है चुपचाप 30 दिन में दे दो। कितने दिन में? अब ये भी कहां से गिनेंगे, क्योंकि डेट ऑफ डिक्लेरेशन बोला है तो एजीएम। अब कैश है तो कैश पहुंचा दो, चेक है तो चेक पहुंचा दो, वारंट है तो वारंट पहुंचा दो। अब यार मैंने तुझे 30 दिन में वारंट पहुंचा दिया, तू 6 महीने बाद लेने आया, इसमें कंपनी की गलती है क्या? नहीं। तो वारंट है तो सिर्फ वारंट पहुंच जाना चाहिए, पैसा पहुंचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऑनलाइन होगा तो वैसे भी ऑनलाइन में पैसा ही पहुंच जाएगा। तो चारों चार मोड से 30 दिन के अंदर आदमी के घर पे पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना चाहिए। एम आई क्लियर? वारंट के केस में पैसा नहीं पहुंचेगा पर वारंट पहुंच जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। अच्छा उसने जो एड्रेस दिया है हमने उस पर पहुंचा दिया, उसको मिला नहीं, इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, मैंने भेज दिया होना चाहिए। अब कोई कहीं रहता है उसका पार्सल रिटर्न हो जाता है, ये है वो है, रोज की बात है। कितनी आजकल इश्यूज होने लगे हैं, पार्सल आप मंगाते हैं आता नहीं है, किसी और के पास पहुंच जाता है, कहीं रिटर्न हो जाता है, कहीं अटक जाता है, हमारी गलती नहीं है इसके अंदर। सो यहाँ क्लियर बोला है कि जब जब बात इतनी सी हो कि टाइम लिमिट दे रखा है 30 दिन का, वो पहुंचाने का, हमारे यहां से निकल जाने का है, हमको इशू कर देना है। आई हैव इशूड द वारंट, तुझे मिला नहीं, तू कोई अजीब सी कॉलोनी में रह रहा है या तेरे जैसी 3 कॉलोनी, आज भी नंदनी और नंदनवन, आई डोंट इवन हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट,
तो समझो ऐसे में काफी गूफअप्स पॉसिबल है यार। 30 डेज के अंदर मेरे यहां से इशू हो जाना चाहिए, तुम्हें मिला नहीं मिला तुम्हारी गलती है। अब बच्चों अगर 30 दिन के अंदर लोगों को नहीं पहुंचा तो क्या? ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं कभी नहीं कहती कि लॉ में पेनल्टीज याद करो, क्योंकि हर चैप्टर में हर सेक्शन में पेनल्टी है, कितना याद करेगा आदमी, और याद करके कर क्या लेगा जब याद रहने ही नहीं वाली तो। सो आई एम नॉट अ पर्सन हु एडवोकेट्स लर्निंग पेनल्टी, बट इन दिस चैप्टर एक ही पेनल्टी है और ये बहुत पूछी जाती है, इसलिए ये मैंडेटरी है करनी मेरे साथ, मैं भी करूंगी आप भी करो। एक तो डिविडेंड इशू करने का काम किसका होना चाहिए मुझे बताओ? ये ढूम ढमाला पेट लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिस के अंदर बैठने के लिए है क्या? खाली चेयर तोड़ने के लिए है क्या? इनको लाख रुपए सिटिंग फीस मिल जाता है कभी कभी एक मीटिंग अटेंड करने का, क्या इनसे टाइम पे डिविडेंड नहीं दिया जाता? पगार काट इनका, पगार 1000 रुपए प्रतिदिन, कितना? 1000 पर डे का फाइन लगेगा जब तक लोगों के पास डिविडेंड नहीं पहुंचा, कितने भी दिन। और पूरे कंपनीज एक्ट का मैक्सिमम इंटरेस्ट परसेंटेज होता है 18%। एज इट इज लॉ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए ये लोग इंटरेस्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। सो 18% पर एनम का ब्याज लगेगा, 1000 प्रतिदिन की पेनल्टी लगेगी और उन लोगों को 2 साल तक जेल में बिठाओ। बहुत बैठने का शौक है, सिटिंग की फीस मिलती है, जेल में बैठेंगे 2 साल के लिए जेल, कितना? सो वेयर देयर इज when there is default of the company that's okay, when there is no default of the company that's a separate case. Punishment, कंपनी 18% पर एनम देगी शेयर होल्डर को, बेचारे को पैसा मिला नहीं, मिल जाता तो कहीं पे इन्वेस्ट करता, कुछ कमाता, तो इन्होंने 18% दे दिया। मैं तो कह रही हूँ काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क फ्री, यही हो जाना चाहिए। 18% का यहाँ से मिलेगा पैसा और ऑफिसर 2 साल तक जेल में सड़ेगा और 1000 प्रतिदिन पेनल्टी उसको अलग लगेगी। पर वो तो तब ना जब कंपनी की गलती हो। मैं अभी आपको एक लिस्ट बताने वाली हूं जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती। ये लिस्ट आपके सामने खोलती हूं, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो इसमें ना ही तो उनको 1000 रुपए लगेंगे, ना ही 2 साल की जेल होगी और ना ही आपको 18% ब्याज मिलेगा। नंबर 1, लॉ ने बोला रुकने। मेरे को तो समझ नहीं आता, इतने बदतमीज होते हैं ये। एक तरफ कह रहे हैं रुक जाओ, पेमेंट करना नहीं है, क्यों नहीं करना है? आपको ध्यान है बीच में येस बैंक पर मोरेटोरियम पीरियड लगा था, किसी भी कस्टमर को अपना पैसा निकालने के लिए मना कर दिया था कि निकालना नहीं है बैंक अकाउंट से। या फिर जब जब कंपनी की हालत खराब होती है ना एक बार के लिए, तो क्रेडिटर्स केस कर देते हैं कंपनी के ऊपर, और क्रेडिटर्स की केस करने के बाद कंपनी को अपना ही पैसा यूज करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में एक ऑर्डर हम लोग पढ़ते थे तब उसको गार्निशी ऑर्डर बोलते थे, मतलब कोर्ट में जाके आप रुकवा सकते हो कंपनी को अपना पैसा यूज करने से। और मान लीजिए कि ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया एक कंपनी को कि रुका, तुम अपना बैंक अकाउंट टच नहीं कर सकते, फ्रीज, साइड हो जाओ, स्टैच्यू। तो अब कंपनी अपना पैसा यूज नहीं कर पा रही है देने के लिए, और अब वही लॉ मेकर्स जिन्होंने हमें रोका कह रहे हैं सेक्शन 127 के तहत आपको 18% ब्याज भी देना पड़ेगा। मुंह नहीं तोड़ दूं तेरा, एक तरफ तू मुझे देने नहीं दे रहा है डिविडेंड और एक तरफ नहीं देने पर पेनल्टी भी खुद ही लगा रहे। इट इज लाइक मैंने तुमको क्लास से सस्पेंड कर दिया और क्लास न आने पर सजा भी दे रही हूं, खुद ही बोला मत आओ और खुद ही सजा भी दे रही हूं कि तुम एब्सेंट थे, उसकी पेनल्टी। तो लॉ अगर रोक रहा है कंपनीज को पैसा देने से किसी को, तो फिर लॉ उसको इस सेक्शन में सजा नहीं दे सकता। क्या ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर एवरीवन? सेकेंड रूल को बाकी रखो, थर्ड पे आओ। कंपनी डिविडेंड देने गई, देखा दोनों लड़ रही, बाल नोच रहे एक दूसरे, मेरा शेयर है, मेरा शेयर है, मेरा शेयर है। कंपनी बैठ गई पॉपकॉर्न लेकर, बोले कर लो, इट्स ओके, झगड़ लो, झगड़ के जब नक्की हो जाए कि तुम में से किसको मिलने वाला है, एक जना जो जिंदा बचे आ जाना, हम उसको दे देंगे। तो झगड़ा ही चल रहा है, पता ही नहीं है किसको देना है, तो कंपनी क्या करेगी बेचारी, अपने पास ही रखेगी ना, सलट लो और क्या। ऐसा कब होता है? जब शेयर्स पे इनहेरिटेंस डिस्प्यूट होते हैं, जिनके शेयर्स थे वो तो गए और जो रह गए वो रहने नहीं दे रहे एक दूसरे को,
लड़ रहे हैं रोज, तो वो जब लड़ेंगे तब तक कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस टाइम तक डिविडेंड अपने पास रखेगी कि लड़ मर के जो जीत जाएगा कोर्ट से हम तो उसको दे देंगे। गॉट इट? देन याद है भी थोड़े दिन पहले किसको तो भी मैंने कहा था यहाँ पे पैसा नहीं दिया था, तेरे को ही बोला था ना तू, हाँ पैसा नहीं देती है, पेड अप कैपिटल का पैसा दिया नहीं इसने मेरे को, ठीक है, और डिविडेंड के टाइम मस्त फट से आ गई सबसे पहले मेरा डिविडेंड। दीदी आप पहले कॉल कॉल जो मंगाए मैंने, सेकंड कॉल आपका बाकी है, आप प्लीज लाके दो। हम कितनी बार कॉल किया, आप कॉल ही नहीं देते हो। कॉल मनी के लिए मैंने बहुत बार उसको बोला, पर वो कॉल मनी नहीं दे रही है मुझे, तो अब मजा आया ना, अब मजा आएगा। आप डिविडेंड मांगने आओ, आओ डिविडेंड मांगने आए, फिट्टूस। जो पैसा आपको मुझे देना था और जो पैसा मुझे आपको देना था, कंपनी लॉफुली एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना था और मुझे उसको पैसा देना भी था, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, हाँ के ना? यस। सो एक ये भी ऑप्शन है आपके पास में, लॉफुली एडजस्ट करा सकते हैं। आपको भी बेटा आपके दोस्त से जो पैसा लेना है ना, वो ऐसे ही एडजस्ट होगा। उसकी शादी में बोल देना यही तेरा गिफ्ट है, जा, क्योंकि इतने साल में तो वो दे नहीं रहा है आपको पैसा, वापस चुकाने का वही मौका आएगा। लॉफुली एडजस्ट कराने का मौका कंपनी के पास रहता है। एंड लास्ट वाला पॉइंट, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर्स होता है। लास्ट पॉइंट तो यही कहता है कोई भी और कारण से जिसमें कंपनी की गलती नहीं हो तो कंपनी बच जाएगी। कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा मेरी कोई गलती नहीं थी। अब जैसे यार अचानक से आप सब सर्वर वर्वर नहीं वर्क कर रहे हैं और आप कोविड के टाइम पे बोल दोगे ऑफिसेस बंद करने के लिए, उस टाइम पे अगर ऑनलाइन मैकेनिज्म्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो बंदा चाह के भी नहीं कर सकता ना टाइम पे, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी। सबसे मजा आता है सेकंड वाले पॉइंट में। मजा क्यों आता है पता है? क्योंकि पहले नॉर्मल सेक्शन, फिर उसका एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तीन चीजें इधर। दे विल प्ले विथ योर इमोशंस इन द सेकेंड पॉइंट। क्या होता है सेकेंड पॉइंट में? शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दे दिया कि मुझे डिविडेंड मत दो, मेरे बेटे को दे दो। शेयर होल्डर ने कहा अब देखो हमारी तो उम्र आ गई है, अब हमारा कुछ नहीं, अब आप हमारे बेटे को भिजवा दीजिए डिविडेंड, ये रहा उसका डिटेल, ये यहाँ रहता है, ऐसा ऐसा। बहुत कोशिश की बेटे को ट्रैक करने की, पर बेटा ट्रैकिंग पे गया हुआ था तो ट्रैक नहीं हो पाया। आपको पता पहाड़ों पे नेटवर्क नहीं होता है, तो ना उससे बात हो पाई, ना कनेक्ट हो पाया, ना उसके एड्रेस पे कोई आंसर दे रहा था, तो कंपनी कुड नॉट गिव हिम द मनी। आप मुझे बताओ क्या आपको कंपनी की गलती लगती है? शेयर होल्डर ने बोला बेटे को देने का, पर कंपनी ने कोशिश भी की पर बेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी की कोई गलती है क्या? हाँ है, एक छोटी सी गलती। वापस बता दो अंकल आपका बेटा पता नहीं कहाँ है, आपको चाहिए आप ले लो, उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, हम आपके डायरेक्शंस पूरे नहीं कर पा रहे, ये कौन बताएगा बेटा? कंपनी को बताना पड़ेगा। और हर बार एग्जाम में वो लोग यही करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपको पूरा पूरा लगेगा ओह सेकंड एक्सेप्शन है, मैंने पहचान लिया, पर सेकंड एक्सेप्शन में दो कंडीशन है। शेयर होल्डर्स हैव गिवन द डायरेक्शन एंड दोस कैनॉट बी कंप्लाइड विद, बट जो बोल्ड होना चाहिए था वो लास्ट सेकंड वर्ड है कम्युनिकेटेड। इसलिए मैंने ऐसे नहीं दिया है नोट्स में, मैंने कम्युनिकेटेड को सेपरेट पॉइंट बनाया, आपको भूलना नहीं है कभी भी कि कम्युनिकेट नहीं किया तो भी कंपनी की ही गलती रहेगी, कंपनी को ही पेनल्टी लगेगी। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये करने में मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें उन्होंने नंबर नहीं दे रखे। मुझे ऐसा लगता है मजा कब आएगा जब ऐसा क्वेश्चन बने कि आलोक ने फेस वैल्यू 10 लाख के 80,000 कॉल मनी नहीं दिया हुआ है, पर हमें आलोक को कितना देना है वो भी तो बताओ। काश ये लोग क्वेश्चन में दे देते कि 10% डिविडेंड अनाउंस किया है, तो हमें पता चल जाता कि भाई 10 लाख की फेस वैल्यू है तो 1 लाख का डिविडेंड होगा। पता चल गया, 1 लाख में से 80,000 हम उसको पे नहीं करेंगे तो कितना देंगे? 20,000। ऐसे मैथ के क्वेश्चन आने चाहिए, समझ आया? और ऐसे ही आते एग्जाम में, ऐसे नहीं आते, ये वाला तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। समझ आया? पक्का क्लियर है? ओके। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने बैठोगे घर पे, तो मैं कितनी बार कहती हूँ ये राइटिंग में मत करना, ये ओरली कर लेना। व्हाट डज इट मीन टू सॉल्व अ क्वेश्चन ओरली? ऐसे नहीं जैसे अभी अपन ने किया, ये ओरली सही नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को ओरली कैसे सॉल्व करना है? ऐसे सॉल्व करना है कि मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, रेलेवेंट प्रोविजन एज पर, यार याद आ रहा है शायद सेक्शन 127 है,
कंफर्म कर लो। हाँ, एज पर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें कहाँ से चालू करूंगा, एक बार ये लिख देता हूं कि अ कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन, फुल स्टॉप। एक लाइन का मेरा काम हो गया। अब अगली लाइन में चलता हूं। अब क्या बताऊंगा, अब ये बताऊंगा कि यार उसमें तो बहुत एक्सेप्शंस है, 5, और फिर पेनल्टी भी है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। इट डज नॉट मेक सेंस पूरा लिखने का। कौन से एक्सेप्शन से हो रहा है ये, लॉफुली एडजस्ट करने वाले क्वेश्चन से हो रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि अ कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days, हावेवर, अच्छा इफ, पेनल्टी पहले बता दो, इफ द कंपनी डज नॉट पे देन इट शैल बी लाइबल फॉर 18% per annum and the officer in default will be liable 1000 per day and 2 years imprisonment. However, there are a few cases where a company is not in default and liability is not applicable. One such case is, सिर्फ एक बता देना, lawful adjustment वाला। फिर तो क्या है, क्वेश्चन फटफट फटफट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन क्या लिख दूंगा, इसीलिए आलोक के सामने कंपनी फिटूस कर सकती है, कंपनी को उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप, डन। ऐसे करते हैं ओरली, समझ आया। अभी जो अपन ने 2 मिनट पहले किया था उससे क्लैरिटी मिली कि इससे मिली। ऐसे करने हैं घर पे सारे क्वेश्चंस। तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो वो थिंकिंग बफर पीरियड है ना, वो छूट जाएगा तुम्हारा। वरना एग्जाम में तुम ये बफर करते रहोगे, ये बफर करते रहोगे, पेपर ही छूट जाएगा। ये सारी थिंकिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की आपको पहले कर लेनी है, बिकॉज इट विल हेल्प यू। आई कैन ओनली ऑनेस्टली टेल यू वन एग्जाम्पल। इफ कोई हर दिन भागता है तो थोड़े दिन बाद उसकी भागने की स्पीड बेटर हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी को आदत है। कोई हर दिन ड्राइव करता है तो उसकी ड्राइविंग बेटर हो जाएगी होपफुली। और कोई स्विमिंग करता है तो उसकी आदत, उसकी स्पीड, उसका सहन शक्ति सब बढ़ जाता है। सेम वे में अगर कोई सोचता है तो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, और कोई लिखता है तो उसकी राइटिंग स्पीड और थिंकिंग दोनों बढ़ता है। और आप अगर एग्जाम के एक दिन में सोचेंगे कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो बेटा फिर वो तो हाईवे पे ही निकल चलना चाहिए गाड़ी लेके, जो होगा देखा जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्यों करनी, ऐसे मत करना, ऐसे ही करना जैसे अभी मैंने करवाया। डन है ये क्वेश्चन, एनी डाउट। ये आपका 127 था, बुक निकालिए 127 के लिए फटाक से। मैं ऐसा कहती हूँ 99% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसकी तैयारी अभी आपने कर ली है 127 करते। 123 या 127 दे वर मेन। अभी साइड वाले भी हम कर ही लेंगे। आ जाओ 127 पे, पहले मार्किंग कराती हूँ। 30 days फ्रॉम डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन यानी AGM से वारंट पोस्ट कर दिया तो भी चलेगा, नॉन रिसीट नॉट कंपनीज फॉल्ट। कंपनी की गलती थोड़ी है, हमने रवाना करवा दिया था, आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूं, हमारी कोई गलती नहीं है। 18% ये पेनल्टी पनिशमेंट हो गया आपका, 18%, 2 साल की जेल, 1000 प्रतिदिन। ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए, ये कंपनी के लिए। OID इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, आपको आदत हो जाएगी क्योंकि हर चैप्टर में एक वो ऑफिसर जो गलती करता है उसको हम ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलते हैं। ये सब केसेस वो है जहां कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है, नॉट कंपनीज फॉल्ट। देयरफॉर नो पेनल्टी। कंपनी की कोई गलती नहीं है, इसलिए कंपनी को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसे कौन कौन से केसेस है, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड तीसरी कंडीशन। अब ये लोग एग्जाम में हमेशा 2 कंडीशन पूरी कर देंगे, तीसरी नहीं करके देंगे। शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया, नहीं कंप्लाई हो पा रहे, कम्युनिकेट कर दिया, यहां लिख दो नोट,
if not communicated, कम्युनिकेट नहीं किया तो कंपनी की फॉल्ट मान के पेनल्टी लगा दी जाएगी। देन झगड़ा चल रहा है, लॉफुली एडजस्ट, दैट इज फिटुस, सम ड्यू के अगेंस्ट, और यहां पे अदर रीजंस है। यही कीवर्ड है, इतना ही याद करना है आपको। इसमें एक निधि कंपनी का प्रोविजन आपका बाकी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था निधि के 2 प्रोविजन है पूरे चैप्टर में, ये दूसरा प्रोविजन है निधि का। मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ निधि, निधि के केस में उनके घर पे पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। किसको नहीं पहुंचाने की जरूरत है? अगर डिविडेंड 100 रुपया से कम है तो, लेस देन इक्वल टू 100 रुपीज, मतलब डिविडेंड अप टू 100 रुपीज है, 100 रुपया के लिए क्या किसी के घर पे भिजवाओगे यार, इनका ये कहना है। सो वेयर द डिविडेंड पेबल टू ए मेंबर इज 100 रुपीज और लेस, इट विल बी सफिशिएंट। क्या करना काफी रहेगा? इफ अनाउंस कर दो लोकल भाषा में, लोकल न्यूज़पेपर में, क्योंकि बेटा आजू बाजू के लोग ही निधि के मेंबर्स होंगे और वो न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो उनको पता चला है कि ऐसा ऐसा डिविडेंड हुआ है, मेरे घर पे नहीं आएगा पर मुझे भी तो कुछ तो मिला होगा, तो वो निधि कंपनी पहुंचेगा। पहुंचेगा तो वहां एक नोटिस बोर्ड होती है, उस नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करा हुआ रहेगा किसको कितना डिविडेंड मिल रहा है और कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने के लिए नोटिस बोर्ड पे लगाना है। वही अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में देनी है, वही अनाउंसमेंट नोटिस बोर्ड पे देनी है। घर पे नहीं दे के आना है। 100 रुपया से ऊपर है घर भिजवाओ, 100 रुपया या उससे कम है ये लोग खुद आएंगे निधि कंपनी में लेने। गॉट इट? 123 127 एकदम क्लियर है। अब तुमको 124 कराती हूं, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कोई डिविडेंड नहीं पे हुआ, कितने दिन में पे करना होता है? 30 दिन में। 30 दिन में नहीं पे हुआ, मैं बोलती हूँ बाढ़ में जाए, कंपनी की गलती है कि नहीं है, पे नहीं हुआ ना, तो इसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो कंपनी चिल्ला के बोलती है ओए मेरा नाम मत बदनाम करो, मैं पे करने को तैयार था, वो नहीं आया लेने, आप इसको अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट बोलो। इसलिए इस अकाउंट का नाम पड़ गया अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। या तो कंपनी ने नहीं दिया होगा उसको, या फिर वो भाई साहब आए नहीं लेने 30 दिन के अंदर, तो अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा 30 दिन के बाद। मैम 30 दिन तक कहां पड़ा है? 25वें दिन से लेकर, 25वें दिन नहीं, 5वें दिन से लेकर 30वें दिन तक कहां रहेगा? शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसी बैंक में एक दूसरा अकाउंट खोल दो, बस उसका नाम रखना है अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब डालने का भी तो समय दोगे। ये अकाउंट खोलने के लिए 5 दिन मिले थे, दूसरा अकाउंट खोल के उसमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए 7 दिन मिल रहे हैं। कितने? डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन के अंदर, पे कर दो। 30 दिन में पे नहीं किया तो 7 दिन में अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट में डाल दो। बेटा मान ले कंपनी ने क्यों नहीं दिया किसी को, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ था, पर फिर भी वो अनपेड अकाउंट में डालना भूल गई ना, तो 12% ब्याज इस सेक्शन का लगेगा। आप सोच रहे हो परम्यूटेशंस कितनी बन गई है। पहली परम्यूटेशन, कंपनी की गलती थी, उसने जानबूझ के डिविडेंड नहीं दिया और उसने अनपेड अकाउंट में भी नहीं डाला, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी उसको 18% 127 में, 12%
124 में। केस नंबर 2, कंपनी की गलती थी, भर के 30 दिन में पैसा नहीं दिया, लेकिन इस सेक्शन में फटाफट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया, सिर्फ 127 की 18% लगेगी। केस नंबर 3, कंपनी की गलती नहीं थी, सामने वाला खुद नहीं लेने आया था, पर कंपनी की गलती थी, उसने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, ओनली 12%। एंड केस नंबर 4, कंपनी की गलती नहीं है, सामने वाला लेने नहीं आया और कंपनी ने इधर भी टाइम पे पैसा डाल दिया, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे 4 केसेस बन सकते हैं। कंपनी की उस सेक्शन में क्या गलती है, दिया या नहीं दिया, इस सेक्शन में क्या गलती है, अकाउंट में डाला या फिर नहीं डाला, और इस सेक्शन की पेनल्टी है 12% फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब आपको वो 7 दिन की भी छूट नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट 30वें दिन से ही लगना चालू हो जाएगा। नाउ कोई आया नहीं लेने पैसा, अनपेड अनक्लेम में डाल दिया हमने वो पैसा, अनपेड अकाउंट में पड़ा है, कभी तो आएगा कोई ना कोई लेने। तो हम लोग वेबसाइट पे एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट डालेंगे कि ये शेयर होल्डर इस नाम से आखिरी बार कहां पाया गया था, उसका इतना रुपया डिविडेंड लेना बाकी है, यदि वो है कहीं तो आ जाए, वो नहीं है तो उसके घर वाले आ जाए, कोई तो आए, मतलब उसका नेम, लास्ट नोन एड्रेस और कितनी अमाउंट है, इसका स्टेटमेंट बना के 90 दिन के अंदर वेबसाइट पे चेपना है, और IEPF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट पे भी जाएगा, मतलब गवर्नमेंट भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है उसकी वेबसाइट पे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज हो गया उसकी वेबसाइट पे जाएगा, पर खास करके कंपनी की खुद की वेबसाइट पे तो जाएगा ही जाएगा कि ये आदमी है, लास्ट नोन एड्रेस ये था और इसका इतना डिविडेंड बाकी और कोई लेने आया नहीं है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? 7 साल अगर गुजर गए और अब तक भी कोई लेने नहीं आया, शेयर होल्डर नहीं आया लेने, 7 इयर्स तक वेट किया कंपनी ने उसका, 7 इयर्स तक वही अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है पैसा। 7 साल बाद कंपनी को क्या करना चाहिए उस पैसे का? क्या खुद रख लेना चाहिए? नहीं। अगर उसको लेने वाला कोई नहीं होता है तो उसको लेने के लिए सरकार बैठी है ना। सो गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, गवर्नमेंट ने खुद के लिए नहीं बनाई है, तुम क्या हंस रहे हो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तुम्हारे लिए बनाई है। सो ये पूरा का पूरा डिविडेंड का पैसा अलोंग विथ 7 साल का ब्याज कहां जाएगा? IEPF अकाउंट में जाएगा। 7 इयर्स तक वेट किया हमने, 7 इयर्स के बाद पूरा डिविडेंड वहां चले जाएगा ब्याज के साथ। मैम तो अगले साल फिर कंपनी उस शेयर पे डिविडेंड देगी, फिर अपन उसको अलग अकाउंट में इकट्ठा करने लगेंगे 7 साल के लिए, क्या मतलब है ये? जो 7 साल नहीं आया अब वो कैसे आएगा? नहीं आएगा ना अब तो वो, तो कोई 7 साल नहीं आया उसके बाद आप उसके शेयर्स कंपनी के पास छोड़ो, क्या फायदा? तो IEPF ने कंपनी को कहा शेयर्स भी मुझे दे दे। अगर 7 साल तक कोई लगातार डिविडेंड मांगने नहीं आया, उसके शेयर्स भी IEPF को चले जाएंगे, मतलब 1 शेयर होल्डर IEPF विल बिकम। और हर साल से जो डिविडेंड, जो भी बोनस, जो भी वोटिंग, सब कुछ मिल रहा है वो किसको मिलता रहेगा? IEPF को मिलता रहेगा, क्योंकि इंतहा हो गई इंतजार की। 7 साल तो निकल गए थे, कोई आया नहीं। पर मैम हम सबने MRF टायर्स वाली स्टोरी सुन रखी है, सबको वैसे दादाजी मिले। एक जमाने में चने ममरे के भाव से MRF टायर्स के शेयर खरीद के छोड़ के चले गए दादाजी दादाजी दादाजी। लेकिन एक दिन दिवाली की सफाई में ऐसी सफाई हुई, चमक ही गया परिवार पूरा ही। लाखों रुपए के शेयर्स उनको बैठे बैठे पता चला कि अचानक से, अरे भाई हम एकदम ही अचानक अरबपति बन गए, बिकॉज इतने सारे शेयर्स चने ममरे के भाव पे खरीदे हुए, बट इट वॉज नॉट विद इन 7 years कि उनको ये पता चला, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड इट आउट, ठीक है ना। सो इतने सालों बाद मिला तो मैम वो तो IPF के पास चले गया होगा, डोंट यू वरी,
जब जागोगे तब जाके आईपीएफ के पास बोलोगे कि ये शेयर्स मेरे हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं, मेरे ही दादाजी थे, देख लो, ऐसा करके ब्लड टेस्ट करा के। कहने का मतलब है यू जस्ट हैव टू प्रूव योर लिनियज, यू कैन क्लेम। मैम वो तो फिजिकल शेयर मिले थे एकदम फटे फुटी हालत, कोई बात नहीं मैम, पक्का हाँ, आज भी हो सकता है, यस, अच्छे से दिवाली सफाई करना आज भी संभव है। आज से आई थिंक 6 साल पहले की बात होगी, क्योंकि उस बैच के सब बच्चे अब सीए बन चुके हैं, तो 5 से 6 साल पहले की बात होगी। वी वर डिस्कसिंग this concept and one of the students, Nikunj, in my batch was very active in stock market and interested और ऐसा सब, और ये वाले प्रोविजन आए आईपीएफ वाले, तो उसने बहुत रिगरसली लिया उसको भी मिले कुछ शेयर्स घर पे। तो हमने फिर डिस्कस किया कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर जो है वो किताब के प्रोसीजर से बहुत अलग था। फिर उसके बाद में बहुत माथापच्ची करके कंपनी को मेल लिखा, आईपीएफ में डाला, ये क्या वो क्या, वो कंपनी बंद हो चुकी थी काफ़ी साल पहले। थोड़ा सा डिविडेंड, वेरी बेसिक, मतलब उसका एप्लीकेशन का खर्चा निकल जाए उतना उसको मिला, बट ही कुड सी द होल प्रोसेस हैपनिंग, तो इट स्टिल हैपेंस। अगर हैं शेयर्स हैं उस रेंज के तो यू कैन क्लेम इट एनी टाइम। आप अपने शेयर्स, इतने सालों का डिविडेंड, उस पर मिला हुआ ब्याज, सब कुछ वापस, बोलते ना सूद समेत, मतलब ब्याज समेत वापस क्लेम कर सकते हो आईपीएफ को अप्लाई करके। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए इसको मार्क करते हैं, देन वी आर डन फॉर द डे। निकालिए बुक 124, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन में, अनपेड अनक्लेम्ड रह गया, 30 दिन में पे करना था, ये 127 बोलता है, नहीं पे हुआ, अनपेड रह गया या अनक्लेम्ड रह गया, तो 7 दिन के अंदर इसमें डालना है, अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट में डालना है, स्पेशल अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक। नहीं किया तो 12% का सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। डिफॉल्ट की डेट से मेंबर्स को मिलेगा। आज तक आपने सारी डेट्स अभी तक की कहां से देखी थी? डेट ऑफ डिक्लेरेशन से। अब इस सेक्शन में नई डेट्स देखने को मिल रही है। 30 दिन में पे करो, नहीं तो वहां से 7 दिन में डालो, नहीं तो वहां से 90 दिन, और जिस दिन बैंक अकाउंट में डाला वहीं से 7 साल देखना है। मतलब डेट ऑफ स्पेशल बैंक अकाउंट से 7 साल देखना है और डेट ऑफ स्पेशल बैंक अकाउंट से 90 दिन देखना है। 90 दिन में वेबसाइट पे डालना है नेम, लास्ट नोन एड्रेस और कितना अमाउंट है। और अगर 7 साल तक भी नहीं आया कोई इंसान, अब तो बहुत हो गया। आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 125 में पैसा डाल दो। कल हमें सिर्फ आईईपीएफ ही करना है। अब यार कंपनी का जी तो कितना दुख पाएगा अपने यहां से पैसा लेके आईपीएफ को देने में। कंपनी पूरी डिटेल आईपीएफ अथॉरिटी को भेजेगी और बाद में रिसीट इशू, अथॉरिटी रिसीट इशू करेगा कि हाँ भाई हमें मिल गया है तुम्हारा पैसा, प्रूफ के लिए। बट डोंट यू वरी चाइल्ड, आप आगे जाके कभी भी, इवन 7 इयर्स बाद भी, इवन 10 इयर्स बाद भी, इवन 20 इयर्स बाद भी आईपीएफ को क्लेम कर सकते हो। क्लेम अप्लाई टू कंपनी, क्लेम अप्लाई टू आईपीएफ। ये क्लेम कब करा कंपनी को पता है? 7 साल के अंदर, 7 साल में, 7 साल में। और अगर 7 साल बाद करना है क्लेम तो बेटा आईपीएफ को करना पड़ेगा। शेयर्स भी चले जाएंगे 7 साल बाद। तो ऐसे में क्लेम करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने पड़ेंगे, प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यार इतने साल कहाँ थे, आपको कैसे पता चला, ये सब भी तो प्रूव करना पड़ेगा। बहुत कुछ आपको इसमें प्रूव करना पड़ेगा। एंड देन इस सेक्शन की पेनल्टी मैं नहीं रेकमेंड करती इतना याद करने के लिए, दे रखा है बस इन्होंने। नाउ व्हाट हैपेंड इन आवर एग्जाम, सीए फाइनल में आता था तब 122 से 470, जब मैंने 2018 में दिया था तब। लॉ बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था। फाइनल में मैं बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ
द लॉ पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन फाइनल दैट टाइम। और जो बाकी का पेपर था वो देख करके पता ही था कि बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक जेनरिक स्टूडेंट मेंटालिटी बताती हूँ। दिस चैप्टर डिविडेंड लुक्स वेरी क्यूट, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर एक चैप्टर आता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी आता है, ये सब सोल चैप्टर्स हो जाते हैं। जब पूरा सब्जेक्ट बहुत गंदा पेपर आता है ना, तब बच्चा ढूंढता है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जिसके भरोसे वो पास हो सके। एंड मैंने देखा फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे डिविडेंड का क्वेश्चन था, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ये 5 नंबर तो कहीं नहीं गए। अब एग्जाम के प्रेशर में आपको अच्छे से पता है, आपने ये सेक्शन पढ़ लिया, यू नो देर इज 30, यू नो देर इज 7, यू नो देर इज 90, एवरीथिंग ओके। एग्जाम के प्रेशर में उन्होंने क्या किया हमारे साथ, ऐसे बोला कि भाई एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं और वो आईपीएफ के अंदर में उसको ट्रांसफर करने थे, तो 7 साल निकल गए, तो 7 साल के बाद उसने 7 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिए। बताइए सही किया कि नहीं किया। अब मेरे को अच्छे से याद है, 7 साल पढ़ा है, 30 दिन पढ़ा है, 7 दिन पढ़ा है और 90 दिन पढ़ा है, लेकिन साला ये 7 दिन ऊपर पढ़ा था कि नीचे पढ़ा था। एग्जाम के प्रेशर में ये चीजें होती है आपके साथ, एंड इंस्टीट्यूट इन चीजों का बेनिफिट उठा के ऐसा क्वेश्चन बनाती है। सच एन इजी आंसर। बस ये समझ लो कि यार 7 साल निकल गए, अब अलग से 7 दिन का क्या कर लेगा कोई। 30 दिन के बाद तो फिर भी 7 दिन दो तो समझ में आता है, 7 साल निकल गए फिर 7 दिन और चाहिए तेरे को। तो यहाँ पे वो गलती थी क्वेश्चन के अंदर में, मतलब वो चाहते थे कि हम वो गलती ढूंढ के उनको बताएं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं किया। ऐसा समझ आया आप लोगों को, क्लियर है? तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। गिव मी द क्वेश्चन बैंक बेटा। अच्छा मतलब है ही मेरे पास, छोड़ो अभी तो है ही इसमें पीछे ही। होमवर्क लिखेंगे आज का, 3rd, 4th, 5th, 7th, 10th, 5 हुए, 5 और लो, 11th, 12th, 13, 14, 15, यस यस हो गए, 16 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, 17 बाकी रखा है, 18 बाकी रखा है, 19 बाकी रखा है, 20 बाकी रखा है। 4 क्वेश्चंस बाकी रखे हैं, वो भी रिपीट कैटेगरी के ही होंगे। तो कल हम लोग ये कंप्लीट करने के बाद में, मतलब पहले हम रिवाइज करेंगे, विल बी डूइंग देन आपका एक जो सेक्शन बच गया है 126 को, तो आप सेक्शन गिनो ही मत, 2.5 मिनट की चीज है वो। तो कल हम लोग चैप्टर क्लोज करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक। एंड परसों आपका लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग उसको कवर करके खत्म कर देंगे क्वेश्चन बैंक, डाउट्स, रिविजन, डन।